दोस्तों, क्या आप एक ऐसे आइलैंड पर जाना पसंद करेंगे जो रातों रात गायब हो गया हो, या फिर एक ऐसा शहर जो 25 सालों तक पानी में डूबा हो। दोस्तों, अपने आसपास बहुत से खूबसूरत जगहों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम पृथ्वी की उन जगहों के बारे में जानेंगे जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। इनमें से कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां जाने पर इंसान की पल भर में मौत हो सकती है। कौन सी हैं ये जगहें और क्या है इनका रहस्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बरमेजा। दोस्तों, जब आप गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस नक्शे को देखेंगे जिसे स्पेनिश एक्सप्लोरर ने 16th और 17th सेंचुरी में बनाया है, उसमें आपको युकाटन पेनिनसुला के नॉर्थ कोस्ट पर एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम बरमेजा था। इसका नाम बरमेजा इसलिए था क्योंकि ये आइलैंड यहाँ से कब रहस्यमय तरीके से गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। बरमेजा का जिक्र पहली बार स्पेनिश कार्टोग्राफर एलोंजो डी सेंटा क्रूज ने किया था। उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी में मौजूद आइलैंड की एक ऑफिशियल लिस्ट तैयार की थी जिसमें बरमेजा का भी नाम था। यह लिस्ट 1539 में मैड्रिड में प्रकाशित हुई थी और तब से लेकर कई सदियों तक बहुत से रिसर्चर्स अपने नक्शों में बरमेजा को दिखा चुके हैं। वैसे आखिरी बार इस आइलैंड को ऑफिशियल मैप पर मैक्सिकन रिपब्लिक के जियोग्राफिक एटलस के 1921 एडिशन में देखा गया था। इसके बाद ये आइलैंड कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। लेट 1999 में जब अमेरिकन और मैक्सिकन गवर्नमेंट के बीच गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल के एक्सप्लोटेशन राइट्स की बाउंड्रीज को निर्धारित करने के लिए बातचीत शुरू हुई, तब मैक्सिकन गवर्नमेंट ने बरमेजा आइलैंड को खोजना शुरू किया, क्योंकि अगर ये आइलैंड उन्हें मिल जाता तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में मैक्सिको के ऑयल ड्रिलिंग राइट्स को और ज़्यादा एक्सपैंड होने का मौका मिल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने आइलैंड को खोजने की बहुत कोशिश की। इसके लिए एडवांस अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स को भी इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन उन्हें दूर दूर तक आइलैंड का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये आइलैंड कभी अस्तित्व में था ही नहीं। हालांकि उस समय इस आइलैंड को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी दी गई, जिसमें कहा गया कि इस आइलैंड को जानबूझकर अमेरिकी सरकार ने डुबा दिया है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि पानी के नीचे लैंडस्लाइड की वजह से ये आइलैंड पानी में डूब गया है। वैसे मैक्सिकन गवर्नमेंट ने पानी के नीचे भी इस आइलैंड के अवशेष ढूंढने की काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और आज भी मैक्सिको के लोगों के लिए ये आइलैंड एक मिस्ट्री बनी हुई है। ओवरटॉन ब्रिज। दोस्तों, स्कॉटलैंड के डम्बार्टन के नज़दीक एक गांव है मिल्टन। यहाँ एक ब्रिज है जो कुत्तों को सुसाइड करने के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सुनने में ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन यही इस ब्रिज की हकीकत है। इस ब्रिज का नाम ओवरटॉन ब्रिज है। 1859 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और तब से लेकर आज तक इस ब्रिज से कूदकर करीब 600 कुत्तों ने अपनी जान दे दी है। इस ब्रिज से कुत्ते बिना किसी रीजन के अचानक कूद जाते हैं और 50 फीट की ऊंचाई से गिरने पर उनकी मौत हो जाती है। कुछ केसेस में इस ब्रिज से गिरने के बाद भी अगर कुत्ता किसी तरह बच जाता है तो वो दोबारा ब्रिज पर चढ़ता है और वहां से कूदकर अपनी जान दे देता है। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जितने भी कुत्तों ने आज तक ब्रिज से सुसाइड किया है वो सभी ओवरटॉन ब्रिज के एक ही साइड से किया है और एक खास स्पॉट से ही किया है। कुत्ते इस पुल से क्यों कूदते हैं? पत्थर के इस ब्रिज में ऐसा क्या है जो इन कुत्तों को जान देने पर मजबूर कर देता है? आज भी ये बात एक अनसुलझी मिस्ट्री है। लोकल्स का ऐसा मानना है कि अक्टूबर 1994 में एक आदमी ने अपने बच्चे को इस ब्रिज से नीचे फेंककर मार दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसका बेटा शैतान का अवतार है। अपने बच्चे को मारने के कुछ महीने के बाद उस आदमी ने भी इसी ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया था। लोकल्स का ऐसा मानना है कि इस ब्रिज पर कुत्तों को उसी बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जिस वजह से ये डर कर इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। हालांकि साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक इस ब्रिज पर एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है जो मेल मिंक्स के यूरिन और पाइन मार्टन्स की स्मेल से मिलकर बनती है। ये स्मेल कुत्तों को शिकार करने के लिए उत्तेजित करती है और इतना उत्तेजित करती है कि कुत्ते पागल होकर ब्रिज से कूद जाते हैं। वैसे लगातार कुत्तों की सुसाइड की वजह से ब्रिज पर एक चेतावनी भरा बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुत्तों का मरना कम नहीं हुआ है, क्योंकि कुत्ते पढ़ नहीं सकते हैं। कोला सुपर डीप बोरहोल। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। दोनों देश खुद को एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक और कंपटीशन शुरू हुआ और वो था धरती के नीचे सबसे अधिक गहराई में जाने का। दोनों देश देखना चाहते थे कि आखिर कौन धरती के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में जा सकता है।
यहाँ अमेरिका सबसे पहले अपने प्लान का काम शुरू करता है और अपने प्रोजेक्ट को नाम देता है मोहोल। अमेरिका अपने प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिको के नज़दीक ग्वाडालूप आइलैंड पर एक जगह चुनता है और वहाँ पर ड्रिलिंग शुरू कर देता है। साल 1961 आते आते अमेरिका 601 फीट तक ड्रिल भी कर देता है, लेकिन इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस बजट और मिसमैनेजमेंट की बात रखते हुए इस प्रोजेक्ट की फंडिंग से इनकार कर देता है, जिससे अमेरिका का प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाता है। जबकि वहीं सोवियत रूस अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हुए मुरमांस्क प्रोविंस में फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर कोला आइलैंड में ड्रिलिंग के लिए जगह चुनता है और अपने प्रोजेक्ट को नाम देता है कोला सुपर डीप बोरहोल। मई 1970 में वो ड्रिलिंग शुरू करता है और साल 1989 आते आते 40,230 फीट तक ड्रिल कर देता है। हालांकि यह धरती की कुल गहराई का 2% से भी कम था, लेकिन कंपटीशन में वो अमेरिका से आगे था। हालांकि इसके बावजूद भी वो ड्रिलिंग रोकता नहीं है, धरती के और गहराई में ड्रिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि इतनी गहराई में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और उनकी ड्रिलिंग मशीन और दूसरे इक्विपमेंट्स इतने तापमान को झेल नहीं पा रहे थे। अंत में हार मानकर सोवियत रूस अपनी खुदाई रोक देता है और अपने प्रोजेक्ट के नाम पर इस होल को कोला सुपर डीप होल बोर नाम दे देता है। आज इस होल को दुनिया के सबसे गहरे मानव निर्मित होल के रूप में जाना जाता है। इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा है। फिलहाल कोला सुपर डीप बोर होल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि इस होल को इसलिए भी सील कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर से अजीब सी आवाजें आती थीं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये आवाजें नरक से आती थीं और इसीलिए बहुत से लोग कोला सुपर डीप बोर होल को नरक का द्वार भी कहते हैं। विला एपिकॉन। दोस्तों, साल 1920 में अर्जेंटीना में एक टूरिस्ट विलेज बसाया गया था। नाम था विला एपिकॉन। ये विलेज 600 किलोमीटर लंबी नमक की एक झील के किनारे बसाया गया था। ऐसा कहा जाता था कि इस झील का पानी गठिया जैसी बीमारी के इलाज में काफ़ी कारगर थी। झील की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में विला एपिकॉन में लोगों ने रहना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में ये टूरिस्ट की पसंदीदा जगहों में से एक हो गया। 1960 तक 25,000 टूरिस्ट ईयरली यहाँ आने लगे। टूरिस्ट को ध्यान में रखकर यहाँ करीब 300 से ज़्यादा होटल, स्पा और म्यूजियम बनाए गए, लेकिन शायद झील को शहर से जोड़ने वाले कंटेनमेंट डैम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 10 नवंबर 1985 को एक तूफान के दौरान कंटेनमेंट डैम टूट गया और 2 सप्ताह के अंदर झील में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि डैम तो पूरी तरह से नष्ट हो ही गया था, साथ ही विला एपिकॉन भी डूबना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने शहर को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी और अगले कुछ ही दिनों में बाढ़ ने शहर को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। 25 साल तक ये शहर पानी में डूबा रहा। 2009 में यहाँ धीरे धीरे पानी कम होना शुरू हुआ और आज ये शहर पूरी तरह से पानी से बाहर है, लेकिन 25 साल तक पानी के अंदर रहने की वजह से ये पूरी तरह से उजड़ चुका है। ऐसा कहा जाता है कि 2009 में जब यहाँ पानी कम होना शुरू हुआ तो यहाँ 25 साल पहले रहने वाले स्थानीय लोगों में से एक 81 वर्षीय पैब्लो नावोक यहाँ अपने घर वापस आए और विला एपिकॉन में अपने बाकी दिन बिताने का फैसला किया, जिसके बाद नोवाक को साल 2020 में ऑफिशियली शहर का कल्चरल एम्बेसडर बना दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से जनवरी 2024 में पाब्लो की 93 साल की एज में डेथ हो गई, जिसके बाद ये शहर एक बार फिर से पूरी तरह से वीरान हो गया। पेटोम्स्की क्रेटर। दोस्तों, इस क्रेटर की खोज रशियन जियोलॉजिस्ट वादिम कुलाकोव ने की है। साल 1949 में वादिम साइबेरिया के घने जंगलों में एक कैंपेन पर निकले हुए थे। इसी कैंपेन के दौरान जब वो जंगल के बीचों बीच गए तो उन्हें एक अजीब सा क्रेटर देखने को मिला। इस क्रेटर को लेकर लोकल्स ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वादिम, इस क्रेटर से दूर ही रहना, क्योंकि इसके पास जाने वाला कोई भी शख्स आज तक जिंदा लौट कर नहीं आया है। लेकिन इस बात को अफवाह मानकर वादिम उस क्रेटर तक पहुंच गए। क्रेटर की विशालता और उसकी आकृति को देखकर वादिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस क्रेटर का डायमीटर 500 फीट से ज्यादा था और क्रेटर के बीचों बीच में एक पहाड़ी भी थी जिसकी ऊंचाई 140 फीट थी। ये क्रेटर दिखने में बिल्कुल एक पक्षी के नेस्ट जैसा था, इसलिए लोकल्स ने इसे क्रेटर ऑफ ईगल्स नेस्ट का नाम दिया हुआ था। खैर, क्रेटर के चारों तरफ घूमने के बाद वादिम क्रेटर के बीच में मौजूद पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस क्रेटर को इतनी अजीब आकृति किस वजह से मिली हुई है। लेकिन उन्हें पहाड़ी पर एक भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है जो क्रेटर की अजीब आकृति का राज खोल सके।
वादिम निराश होकर वापस लौट आते हैं। हालांकि इसके बाद भी और कई रिसर्चर्स इस क्रेटर की अजीब आकृति का सच जानने के लिए इस जगह पर गए, लेकिन उन्हें भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आज भी ये क्रेटर लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्रेटर 300 साल पुराना है और इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुआ है, जबकि वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये क्रेटर यूएफओ के उतरने से बना है। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि रिसर्चर्स को यहाँ न तो ज्वालामुखी विस्फोट के और ना ही यूएफओ के कोई अवशेष मिले हैं। दोस्तों, इस क्रेटर को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।